Hi students, welcome to SSB Institute Smartly channel and my name is Sukrut Bhushan from Mumbai. कैसे हो आप लोग? All right. So basically आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. The reason is कि आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स लेने वाला हूँ. देखो स्टूडेंट्स, बैंकिंग अवेयरनेस आपको मेंस में काम आता है, बैंकिंग अवेयरनेस आपको इंटरव्यू में काम आता है और बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लाइफ टाइम का काम आएगा बिकॉज हम बैंकिंग और इंश्योरेंस की एग्जाम दे रहे हैं. ठीक है, तो ये जो सेशन आज मैं आप लोग के सामने ले आ रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करो क्योंकि जब आप बुक ओपन करते हो तब आपको फंडामेंटल समझने आने बहुत ज़रूरी है. जब आप न्यूज़पेपर ओपन करते हो तो बहुत बच्चों का होता है कि सर हमें इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, कीप योर पेन एंड पेपर रेडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो और कमेंट में डालो आपको और क्या जानना है. कुछ चीज़ नहीं समझ में प्लीज ओपनली टॉक. ठीक है, इट्स एन ओपन फोरम. ऑल राइट, एंड डू शेयर द वीडियो. ऑल राइट, अभी ध्यान देना और मैं बहुत ही डायग्रामेटिक वे से समझाऊंगा ताकि थियोरेटिकल कम हो और ज़्यादा थियोरेटिकल से क्या होता है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. आप नोट्स पढ़ोगे प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर तो शायद समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान देना. ठीक है, ऑल राइट. सो हियर वी गो. हम थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं. ओके, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और एक बात याद रखना बच्चों, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके वजह से इकोनॉमिक्स के वजह से फाइनेंस आया, फाइनेंस की वजह से बैंकिंग आया, बैंकिंग की वजह से इंश्योरेंस आया. तो अगर आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है करियर बनाना है तो इकोनॉमिक्स का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ठीक है, ऑल राइट. इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. जैसे कहते हैं सोशियोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. हमारे जेब में जो पैसा आता है, अगर इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं है वो कंट्री का, तो हम गरीब के गरीब ही रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको कि ये सब्जेक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है. एक स्टोरी बोलता हूं मैं आपको. हमारे देश को लूटा क्यों गया? क्योंकि हमारे कंट्री में पोटेंशियल थी बट इकोनॉमिक्स नहीं था. इसीलिए ब्रिटिशर्स के पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज था और उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया. आज एक कंट्री की मैं हालत बताता हूं. फॉर एग्जांपल है पाकिस्तान या सोमालिया, अफगानिस्तान. वहां पे गवर्नमेंट तो है बट इकोनॉमिक्स नहीं है और लोगों की हालत खराब हो गई है. हमारे देश में इकोनॉमिक्स को 1947 के बाद बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया गया और ग्रेट इकोनॉमिक्स दिए हमने, ग्रेट इकोनॉमिक्स. डॉक्टर मनमोहन सिंह इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, ऑल राइट. नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आज हम फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स कर रहे हैं. देखो, आपके बुक्स ओपन करो और जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको समझो. सबसे पहले 4 सर्कल्स बनाओ, ये तो 4 ब्लॉक्स बनाओ. ठीक है, बना दिया आपने. और बुक आपकी जो है उसको वर्टिकल लैंडस्केप करो. अगर लैंडस्केप करोगे तो आपका प्रॉपरली पूरा डायग्राम बुक में आ जाएगा और एक ही पेज में बनाना है. और ये पूरा इकोनॉमिक्स का नॉलेज आज मैं क्लियर कर रहा हूं. ठीक है, ये बैंकिंग अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी. सो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर मेंस एंड फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ देखो, ये जो 4 स्क्वायर्स मैंने बनाए इनको कहते हैं हम इकोनॉमिकल बबल्स. ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है. याद रखना इकोनॉमिकल बबल्स. मैं बबल के शेप नहीं बनाना चाहता क्योंकि बहुत कुछ लिखना है उसमें. सबसे बीच में होता है जी, इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट है ये सर्कल. ठीक है बच्चों, ना गवर्नमेंट का काम क्या है और ये 4 ब्लॉक्स क्या बना है, इसका काम क्या है ये समझो. इकोनॉमिक्स, अगर ये मेरा जो पूरा बोर्ड है, अगर ये पूरा बोर्ड इज अ कंट्री तो ये 4 सेक्टर्स मैंडेटरी होने चाहिए फॉर अ कंट्री टू रन वेरी प्रॉपरली, वेरी स्मूथली. ठीक है, तो सबसे पहला जो सेक्टर होता है उसको लिखो रॉ मटेरियल सेक्टर. मेरी हैंडराइटिंग को माफ करना बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. रॉ मटेरियल सेक्टर. जो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट होता है उसको कहते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर.
एंड सर्विस सेक्टर। डन है? कुछ समझ में नहीं आया पॉज करो, पीछे आओ, वापस देखो, बट समझो। जो थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है उसको कहते हैं हाउस होल्ड, जहां आप और मैं आम आदमी रहते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है उसको कहते हैं मार्केट। ठीक है, ये जो फिफ्थ सर्कल है ये सेक्टर नहीं है बच्चों, ये है गवर्नमेंट। इसको सेक्टर में मत डाल, बट गवर्नमेंट के नीचे एक छोटा सा एक ब्लॉक बना, उसको नाम दो आरबीआई। आई बात समझ में? आरबीआई के नीचे अगर मुझे और एक ब्लॉक बनाना है तो मैं छोटे से मिनी ब्लॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, अलग अलग टाइप के। और वो ब्लॉक्स का क्या होता है, एक ब्लॉक को हम कहेंगे, ये सारे क्या है, बैंक्स। आप सबको पता है बैंक्स अलग टाइप के होते हैं। प्राइवेट बैंक एक हो गई ब्लॉक, सरकारी बैंक हो गई नेशनलाइज्ड बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, एनबीएफसीज, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं। ठीक है, उसमें से एक सेक्टर जो है नेशनलाइज्ड बैंक, जिसमें हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक हो गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक हो गई फॉरेन बैंक, एक हो गई नेशनलाइज्ड बैंक, एक हो गई प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव, तो अलग अलग टाइप ऑफ बैंक्स हैं। अगर मैं फंस जा रहा हूं, वापस आओ पीछे, बार बार देखो, शेयर करो और लोगों को समझाओ। ठीक है, सुनो। अभी मैक्रो इकोनॉमी का जो रूल कहता है, और ध्यान से सुनना, कि अगर ये पूरा एक कंट्री है, इस कंट्री में अगर इकोनॉमिकल साइकिल प्रॉपरली चलना चाहिए तो गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी। ठीक है, मैं ये पॉइंट को और विस्तार में समझाऊंगा, बट पहले आप फ्लो ऑफ इकोनॉमी देखो। रॉ मटेरियल का मतलब होता है बच्चों, एंड अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, जहां पर हमारा रॉ मटेरियल बनता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं वुड, मैं यहां पर एक पेड़ बना रहा हूं, ठीक है, ये पेड़ से कटेगा लकड़ा, प्लाई, ठीक है, ये ट्री है, इससे बना वुड। ध्यान देना, मैं एक एग्जांपल दे रहा तो कि आप लोगों को समझ में आए। रॉ मटेरियल सेक्टर रॉ मटेरियल से बनाएगा लकड़ा, वो रॉ मटेरियल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के पास। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत सिंपल है बच्चों, कोई टेंशन मत लो। मैन्युफैक्चरर बनाएगा उससे फर्नीचर। समझो उन्होंने बनाया एक सोफा, ये मेरा एक सोफा बनाया, ये मैन्युफैक्चरिंग ने रॉ मटेरियल लकड़ा लिया, फर्नीचर बनाया, उसको वो लाया मार्केट में। मार्केट मतलब जहां पर हम हमारा फर्नीचर खरीदते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस वार्डरोब दिख रहा है? आपके अड़ोस पड़ोस जिस बेड पे आप बैठे हो वो बेड लकड़े का है, तो वो लकड़ा आपने खरीद, जो बेड फर्नीचर आपने खरीदा वो मार्केट से खरीदा है। आपका वार्डरोब लकड़े का है, हमारा दरवाजा लकड़े का है, ये बोर्ड भी लकड़े का है। आई बात समझ में? अभी सोफा मैन्युफैक्चरर बनाता है और वो लेके जाता है मार्केट में। अब मार्केट मतलब क्या हो गया? मार्केट वो जगह होती है जहां पर हम चीजें खरीदते हैं, इसलिए एक ये इकोनॉमिकल बबल है। एक बात याद रखना, आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट सोफा नहीं खरीद सकते, ये रॉ मटेरियल वाले से लकड़ा लेके घर पे सोफा नहीं बना सकते। आई बात समझ में? आगे सुनो। हाउस होल्ड का मतलब होता है हम और आप, आम जनता। वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, वो एक गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, हाउस होल्ड मतलब होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप और मैं। हम जाते हैं, सो ये सोफा जो है मार्केट में आएगा और वो हमारे घर पे आएगा। आई बात समझ में? अभी सोफे की लाइफ कितनी होती है? 5 साल, शायद 10 साल। 5 साल के ऊपर तो हालांकि कोई सोफा यूज नहीं करता, तो वो सोफा वापस रॉ मटेरियल वाले के पास जाता है। रॉ मटेरियल वाला या तो वो लकड़ी को जलाएगा या तो उसको रीयूज करेगा। यूजुअली प्लास्टिक को रीयूज करते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको फेंका जाता है। अभी बच्चों एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको, आप सब मोबाइल फोन यूज करते हो? हम अपने पूरे लाइफ स्पैन में, पूरी जिंदगी में कम से कम 20 मोबाइल फोन खरीदते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जरा सोच के बताना। पहला होता है बॉडी उसका प्लास्टिक, थोड़ा मेटल, थोड़ा बहुत ट्रांसड्यूसर्स, उसमें होता है कांच, ये सब रॉ मटेरियल वाला बना के मैन्युफैक्चरर को देता है। मोबाइल कंपनी मोबाइल बनाएगी, मार्केट में लेके आएगी, आप मोबाइल फोन खरीदोगे, कुछ साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मोबाइल फोन फेंकोगे, उसका प्लास्टिक निकलेगा, कांच निकलेगा, मेटल निकलेगा,
और रॉ मटेरियल वाला उसको रिफर्बिश करके वापस मैन्युफैक्चरर के पास देगा। हमारे पास जो रिसोर्सेज होता है ना बच्चों, वो लिमिटेड होता है, याद रखना। स्टील लिमिटेड है, तेल लिमिटेड है, इसलिए हम रीयूज करना की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक चीज मुझे बताओ, अभी ये जो हाउस होल्ड है, ठीक है, इसने ये सोफा खरीदा, तो सोफा जब मार्केट में आया और आपके घर पे सोफा पहुंचा, तो डायरेक्टली तो नहीं पहुंचा ना। आपने क्या दिया? आपने दिए पैसे, रुपया, करेक्ट। मार्केट में ये जो बंदा है जिसके पास ये सोफा था, उसने आपको सोफा तब दिया जब आपने उसको पैसे दिए, करेक्ट। अब समझो आपने ये सोफा खरीदा 10,000 में। ध्यान देना बच्चों, मैं भी थोड़ा कैलकुलेशन बता रहा हूं। मार्केट का जो बंदा है जिसने ये सोफा लिया, ठीक है, ये बात बहुत ही ध्यान से सुनना, वो सोफा मैन्युफैक्चरर से लेगा 8,000 रुपए में। 2,000 रुपए उसके हो गए प्रॉफिट, करेक्ट। सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों। 8,000 रुपए ये सोफा के मैन्युफैक्चरर को मिले। सोफा मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल, ये जो लकड़ा है सोफा बनाने के लिए, खरीदे 6,000 रुपए में, ठीक है। तो 2,000 रुपए प्रॉफिट इसके हो गए। आई बात समझ में बच्चों? आपके पापा ने 10,000 का सोफा लिया, 10,000 इसको दिए, 10,000 में से 2,000 इसने रखे, इसने सोफा खरीदा मैन्युफैक्चरर से 8,000 में, 2,000 इसका प्रॉफिट हुआ। सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा सोचो मत। अब मैन्युफैक्चरर ने 6,000 रुपए का रॉ मटेरियल लिया, तब उसने जाके सोफा बनाया। सिंपल है बच्चों, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी रॉ मटेरियल के पास ये जो लकड़ा है, ये लकड़ा काटने के बाद सोफा बना, ओके। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। आई बात समझ में? अभी आपके मन में एक सवाल उठता होगा, सर सब कुछ तो बता दिया आपने, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसका तो भी कुछ काम होगा ना। वॉट एग्जैक्टली दिस पर्सन इज डूइंग? तो मैं यहां पे लिखता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक पावर है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट आपको मुझे एक सवाल का जवाब देना है बिफोर आई प्रोसीड। और वो सवाल है कि हाउस होल्ड के पास ये 10,000 आए कहां से? मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं, सोचो और कमेंट बॉक्स में आंसर करो। अब भी करो आंसर, टेल मी। 5 सेकेंड्स आप। जब मैं ये वीडियो देखूंगा तब मैं आपके एग्जैक्टली ये टॉप पॉइंट पे आने के बाद मैं ये कमेंट्स आपके चेक करूंगा। टाइम अप। हाउस होल्ड मतलब आप और मैं, ये 10,000 रुपए हम कहाँ से लाते हैं? तो आपके पापा मम्मी, हम क्या करते हैं? जॉब करते हैं, करेक्ट। तो हाउस होल्ड वाले जॉब करके पैसे कमाते हैं घर पे, ठीक है। जब पैसे आते हैं हमारे खाते में, हमारी सैलरी, उससे हम सोफा खरीदते हैं, सोफा मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, वो रॉ मटेरियल के पास जाता है, तब जाके हमारे पास पैसा आता है। आई बात समझ में? तो सबसे एक बात याद रखना बच्चों, मैं यहाँ पर ना इकोनॉमिकल पिरामिड बना रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाउस होल्ड, उसके ऊपर मार्केट, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर, और उसके ऊपर रॉ मटेरियल, उसके ऊपर गवर्नमेंट, ठीक है। अगर ये सारे किताब है और मैंने एक किताब खींच ली तो क्या होगा? पूरा किताब नीचे गिर जाएगा। अगर आप एक किताब के ऊपर समझो 5 किताब रखे हैं, जो नीचे वाली किताब खींच ली तो सारे किताब गिर जाएंगे। एग्जैक्टली हाउस होल्ड वो है, इट इज द बेस ऑफ द इकोनॉमी। अगर यहाँ पैसा नहीं आया तो ये बबल गिरेगा, ये बबल गिरेगा, ये गिरेगा और ये गिरेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब हाउस होल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द जेनेसिस ऑफ इकोनॉमी। अगर जनता के पास पैसा नहीं है तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। एम आई क्लियर? सो अब इनके पास पैसा आएगा कहां से? बताओ। इनके पास पैसा आएगा जब मार्केट में जॉब्स है। कोविड-19 की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं था, इसके वजह से कंजम्पशन कम हुआ, ठीक है। जॉब्स गए,
मार्केट हिला, मैन्युफैक्चरर्स बंद हुए, रॉ मटेरियल्स वालों ने दुकान बंद कर दी। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकी जेब भरो, सब कुछ चालू हो जाएगा। आप इनकी जेब नहीं भर सकते, इनकी जेबें भरो, जनता की जेब में पैसा होना चाहिए, तो ही इकोनॉमी चलता है। क्लियर बच्चों? अगर मैं फास्ट जा रहा हूं, पीछे आओ, वापस देखो, 10 बार देखो, जब तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, फिर मेंस और इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। आगे सुनो। पब्लिक, जनता के पास पैसा तब आता है जब उनके पास जॉब होता है, जब उनके बिजनेसेस चलते हैं। बिजनेस बंद, जॉब बंद, पैसा बंद। ठीक है, अभी ध्यान दो। जॉब तब आएंगे जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोगों को जॉब देंगे। क्लियर है? अभी मैं आपको थोड़ा, आप थोड़े अगर कंफ्यूज हो गए तो सर ये कैसे, यही बंद है तो सर इनको कौन जॉब देगा? अभी सुनो, हमारे इंडिया में 2 प्राइमरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। एग्रीकल्चर सेक्टर भी, जिसके बारे में हालांकि मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बट सुनो, आपके पापा मम्मी जॉब करते हैं, मेरी मम्मी बैंक में काम करती है, मेरे पापा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जो दवाइयाँ बनाती थी। तो मेरे पापा दवाई बनाने के कंपनी में काम करते थे, इसके वजह से घर पे पैसा आता था। उस पैसे से पापा ने मेरे लिए शर्ट खरीदी, जो मार्केट से खरीदी, मैन्युफैक्चरर ने बनाई, रॉ मटेरियल लकड़ा यूज किया गया था, जिससे वूल बनता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैन्युफैक्चरर और सर्विस सेक्टर जॉब देते हैं, याद रखना। इनकी दुकान बंद, जॉब्स बंद, जॉब्स बंद, मार्केट बंद, मार्केट बंद, इनकी दुकान वैसे भी पहले से बंद थी, तो ये रॉ मटेरियल क्यों खरीदेंगे? तो बच्चों, मैं बताना ये चाहता हूं, आप देख रहे हो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एक भी सेक्टर बंद हो गया ना तो पूरा इकोनॉमी नीचे गिरता है। एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन सोमालिया, एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान आज कटोरी लेके क्यों घूमता है? यू नो व्हाट इज द रीजन? सऊदी जाता है, कतर जाता है, ओमान जाता है, वो सो इमरान खान, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, इज ओनली गोइंग विद द बाउल ऑफ ही, विद एन एम्प्टी बाउल वेयर इज आस्किंग फॉर मनी। ठीक है, हम दुनिया को पैसा देते हैं, सर्विस देते हैं, तब हम पैसा लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जाके उधारी मांग रहा है ना। सुनो, ये जो हाउस होल्ड है, हमारे घर वाले यहाँ पर जब जॉब करेंगे तब हमारी जेब में सैलरी आएगी। सो बच्चों, ध्यान से समझना इसको, मैं बताना क्या चाहता हूँ। हाउस होल्ड जब जॉब करता है तब पैसे आते हैं, और जॉब दिलाता कौन है? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर है क्या? आप लोगों को एयरटेल पता है? एयरटेल हमारी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री है। रिलायंस जियो हमारी देश की सबसे बड़ी सर्विस सेक्टर कंपनी है। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये 3 टॉप 3 सर्विस इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे लाखों लोग काम करते हैं, लाखों लोग। मैन्युफैक्चरिंग बताता हूँ आपको, महिंद्रा कंपनी पता है? ठीक है, महिंद्रा, महिंद्रा बनाती क्या है? गाड़ियाँ। गोदरेज, उसके बाद टाटा, ये सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। ठीक है, विप्रो इज मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस दोनों। सो ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और ये तीनों सर्विस सेक्टर कंपनीज यहाँ पर बैठे हैं और ये जॉब्स देते हैं। जब जॉब्स आती है, सैलरी आती है, सर्कल चलता है। क्लियर है बच्चों? अंडरस्टूड? ध्यान दो, बजाज एक सबसे इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी है, सर्विस इंडस्ट्री में आती है, बजाज फिनसर्व ना। और एक चीज ध्यान देना, अब आपका सब मन में सवाल आएगा कि सर इनका काम क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल रोल ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का सबसे प्राइमरी काम है, और ये ध्यान देना, ये पूरे साइकिल को चलने के लिए गवर्नमेंट का काम होता है प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते बनाना। लकड़ा जंगल से जब कटता है और काटने के लिए जो बिजली चाहिए वो कौन देगा? ये थोड़ी बनाएगा बिजली, ये थोड़ी बनाएगा रास्ते, करेक्ट? तो रास्ते बनाना, बिजली बनाना काम है सरकार का। उसका काम नहीं है डिमांड और सप्लाई मेंटेन रखना, उसका काम है बिजनेसेस,
स्मूथली चलनी चाहिए, उसके लिए लोगों को सेवा देना। इसका मतलब सरकार को हम इलेक्ट इसलिए करते हैं ताकि हमारा इकोनॉमिकल साइकिल चले। आई बात समझ में? नरेंद्र मोदी या हमारा प्राइम मिनिस्टर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर तभी काम करेंगे जब सरकार प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, आपका वोडाफोन, एयरटेल, जियो, जो भी सर्विसेज है, ये जो जियो है, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आपके घर पे नेटवर्क आता कैसे? आता है सैटेलाइट से। जब और हमारे घर के पास होता है टॉवर, टॉवर से हमारे घर पे आता है नेटवर्क, और टॉवर को मिलता है ये 2G, 3G और 4G। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, 2G, 3G, 4G आर स्पेक्ट्रम, और टॉवर से हमारे घर घर पे आती है नेटवर्क। ना पे अटेंशन, गवर्नमेंट बोलता है एयरटेल को, आप कंपनी बनाओ, सैटेलाइट में भेजूंगा, वो काम है मेरा। भारतीय एयरटेल खुद का सैटेलाइट नहीं बनाती, वो खुद का टॉवर्स नहीं बनाती। टॉवर्स होते हैं सरकार के, सैटेलाइट होता है सरकार का, स्पेक्ट्रम भी सरकार का होता है। आई बात समझ में? 2G कौन देगा? ये सरकार डिसाइड करती है। आई बात समझ में? सो सैटेलाइट बनाता है, सो फॉर एग्जांपल इसरो बना के इसरो ही भेजता है, बट इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट गवर्नमेंट। आप जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच देखते हो हॉटस्टार के ऊपर, हॉटस्टार कोई एप्लीकेशन दूसरे कंट्री का है, बट आपके घर पे ऑस्ट्रेलिया से लाइव टेलीकास्ट आपके मोबाइल फोन पे क्यों आता है? बिकॉज ऑफ सैटेलाइट। ये कौन बनाता है? सरकार। तब जाके एयरटेल का 2G और 3G का इंटरनेट कंज्यूम होता है, हम रिफिल करते हैं, रिफिल करने से सर्विस सेक्टर कंपनियों के पास पैसा आता है और आपको सैलरी देती है। सिंपल बता रहा हूं बच्चों, ज्यादा सोचो मत, दिमाग मत लगाओ। सरकार का काम है फैसिलिटेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रास्ते बनाना, स्पेक्ट्रम बनाना, टॉवर्स बनाना, पानी बनाना, बिजली बनाना। लकड़ी को काटने के लिए पानी चाहिए, थोड़ी ना कोई नदी में जाके पानी बाल्टी भर आके लकड़ा काटते बैठेगा, नहीं, राइट? जो आपने कॉटन पहना हुआ है, जो मैंने शर्ट पहना हुआ है, जो आपने कपड़ा पहना हुआ है, वो खादी है। फार्मर्स रुई, जिसको हम कॉटन बोलते हैं, वो जब बनाएगा तब मैन्युफैक्चरर उसका शर्ट बनाएगा, राइट? दिवाली में हम कपड़े खरीदेंगे, मार्केट में पैसा आएगा। सिंपल बता रहा हूँ, ज्यादा सोचो मत। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट इज कॉमन सेंस। मैं हमेशा से बोलता हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सर, हाउस होल्ड वालों को जो जॉब मिल गई, पैसा आ गया, इनके पास पैसा कहां से आया? तो बच्चों, मैन्युफैक्चरर के पास जॉब क्रिएशन हो गई, उनको प्रोडक्ट सर्विस बनानी है। ये पॉइंट आपने समझ लिया। अब ये पॉइंट समझने की कोशिश करो कि जब हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरर के पास जॉब मांगने जाता है तो सैलरी देगा। सैलरी के लिए पैसा चाहिए, पैसा इनके पास कहां से आता है? सोचो, 5 सेकेंड दे रहा हूं। लेट्स नॉट बी वन वे कम्युनिकेशन। सोचो, कमेंट बॉक्स में डालो, आई वॉन्ट यू टू थिंक। और जवाब आपके सामने है। आगे बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, अगर इनको बिजनेस करना है और इनको सैलरी देनी है, तो बच्चों ये लेते हैं पैसा फ्रॉम बैंक्स इन फॉर्म ऑफ, इसको कहते हैं बिजनेस लोन। बैंक से आता है लोन। लोन इज नथिंग बट मॉनेटरी असिस्टेंस। ये वर्ड को लिख लो। लोन क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है या लोगों को सर्विस देनी है, उनको लगेगा पैसा, तो वो लेते हैं बैंक से लोन। आई बात समझ में? जब बैंक्स उनको लोन देते हैं, तब वो लोन का पैसा इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल खरीदेंगे, सैलरी देंगे, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में और अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर है बच्चों? सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मत सोचो। सो बैंक्स देते हैं लोन। अब
ये जितने भी बैंक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं नीचे, फॉरेन बैंक, एनबीएफसी, प्राइवेट सेक्टर, ये जितने भी बैंक्स हैं, ये जब लोन देंगे मतलब पैसा देंगे। पैसा देने के लिए इनके पास चाहिए करेंसी। करेंसी बनाने का काम होता है आरबीआई का। लिख लो, आप सबको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, हमारे हर एक करेंसी के ऊपर गवर्नर की साइन होती है। करेक्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है करेंसी छापना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है कॉइन्स मिंट करना। आई बात समझ में? अब ये करेंसी और कॉइन्स बैंक्स को जाते हैं और बैंक्स लोन देते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, एंड वो देते हैं सैलरी और रॉ मटेरियल के लिए पैसा। क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है। आरबीआई, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बोल रहे हो कि सर सब कुछ जब आरबीआई कर रही है तो सरकार क्या कर रही है? तो जैसे मैंने आपको बताया, सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और सरकार का काम है फैसिलिटेट करना। आरबीआई कितना पैसा छापेगी या कितना छापना चाहिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के असिस्टेंट से होता है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई अपने मन मर्जी पैसा छाप सकती है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और टैक्सेशन ये समझाने के लिए एक प्रॉपर पार्ट 2 लेक्चर बनेगा बच्चों। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों एक टेबल पे बैठते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को बोलती है इतना पैसा छापो, वो पैसा बैंक्स को जाता है, बैंक्स लोन देती है और मार्केट में पैसा आता है, इकोनॉमिकल साइकिल चलता है। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर स्टूडेंट्स? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेशन का मतलब होता है बिजली बनाना, पानी आनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर है तो सैटेलाइट्स भेजना, टॉवर्स बनाना, मैंने तो एक एग्जांपल दिया है। और उनका काम है आरबीआई के साथ बैठ के करेंसी कितनी छापनी चाहिए ये बताना। ये बता दिया तो गवर्नमेंट आगे बैंक्स को ऑर्डर देती है, इतना पैसा लोन आप दे सकते हो। इतना पैसा लोन मार्केट में आ जाने के बाद पूरा सिस्टम चलता है। एक चीज याद रखना, ठीक है? और ये बात आप समझ लो, और मैं हमेशा से हर लेक्चर में ये एक चीज बोलता हूं, बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। लिख लो ये पॉइंट। आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिस सेक्टर के लिए आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। याद रखना, हमारा देश डायरेक्टली इनडायरेक्टली रन बाय बैंक्स। जिस कंट्री में बैंक्स नहीं, उस कंट्री की इकोनॉमिक इनस्टेबल है। जिस कंट्री में प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं, सेंट्रल बैंक नहीं, उस कंट्री की इकोनॉमिक इनस्टेबल है। जिस कंट्री में स्टेबल गुड गवर्नेंस नहीं, गुड गवर्नमेंट नहीं। सो एक चीज याद रखना बच्चों, ये और है ना, ये मेरा डायलॉग है, हमेशा इस्तेमाल करो। गुड गवर्नेंस लीड्स टू गुड इकोनॉमी। Use this. GG is equal to GE. Good economy is led to prosperous nation. High GDP growth. याद रखो, और ये जब भी आप इंटरव्यू में बात करोगे तो ये बात करना। ओके, सो ये है काम आपके सरकार का। ऑलराइट, सो बच्चों ये हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डालो। I'll be more than happy to help you. Okay, thank you very much. Do subscribe and most important please इसको share करो, बेल आइकन पे क्लिक करो if you have more। देखो क्या है ना, हम बहुत मेहनत करते हैं, ऑल्सो बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो आप ही को काम आएंगे। शेयर करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, and do be regular on our YouTube lectures. Thank you so much. Signing off. Sukrut Bhushan. Bye bye everyone. God bless you.